जब हम ताकत या शक्ति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर जहन में सेनाएं, हथियार या शायद शक्तिशाली नेता आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वैश्विक शक्ति का एक और रूप है, कुछ ऐसा जो शायद ज्यादा अदृश्य है लेकिन उतना ही या शायद ज्यादा प्रभावशाली हो? ये एक दिलचस्प सवाल है, बिल्कुल। और इतिहास देखें तो आर्थिक शक्ति अक्सर राजनीतिक और सैन्य शक्ति की कह सकते हैं नींव रखती है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल। और आज हम इसी डॉलर की कहानी में थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत है, एक विश्लेषण जो इस बात को देखता है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में डॉलर ने अपना दबदबा कायम किया। हाँ, और कौन सी रणनीतिक चालें चली गई। हाँ, और आज के डिजिटल युग में से किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ करेंसी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, यहाँ तक कि भू राजनीति को आकार देने वाले उन बड़े फैसलों की कहानी है। सही। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें समझना और ये जानना कि ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब इस डॉलर के प्रभुत्व की कह सकते हैं नींव रखी जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का नजारा वो कैसा था? देखिए, युद्ध ने यूरोप को तो बुरी तरह झकझोर दिया था। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इसके बिल्कुल उलट अमेरिका एक बहुत ही अनोखी और कहिए बेहद मजबूत स्थिति में उभरा। इन दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका के पास उस समय लगभग 22,000 टन सोना जमा हो चुका था। 22,000 टन, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये इतिहास में किसी भी एक देश के पास मौजूद सोने की सबसे बड़ी मात्रा थी उस वक्त। और बाकी दुनिया, खासकर यूरोप, उनकी क्या हालत थी? देखिए, यूरोप के देश अपना सोना या तो युद्ध के दौरान हथियार खरीदने में इस्तेमाल कर चुके थे या फिर बाद में पुनर्निर्माण के लिए उन्हें बेचना पड़ा था। मतलब उनकी तिजोरियां लगभग खाली थी। अच्छा। ऐसे में जब दुनिया भर के नेता वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए तो एक बड़ा सवाल सामने था, भी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मुद्रा में होगा। और तब ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, उसका क्या हुआ? वो तो पहले काफी प्रभावशाली था, है ना? हाँ था, लेकिन तब तक ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो रहा था और पाउंड अपनी वो पुरानी चमक खो चुका था। यहीं पर अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके परिणाम बहुत दूर तक गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में करते हैं। लेकिन सिर्फ कहने भर से तो दुनिया मान नहीं जाती। मतलब कोई ठोस आधार तो होगा इसके पीछे। बिल्कुल, यहीं पर वो 22,000 टन सोना काम आया। अमेरिका ने एक वचन दिया, एक वादा किया कि वो अपने डॉलर को सोने से बांधेगा। अच्छा, कैसे? उन्होंने एक दर तय की, $35 प्रति 28 ग्राम सोना। इसका मतलब ये था कि दुनिया का कोई भी देश जिसके पास डॉलर हैं, वो अमेरिका से इस फिक्स्ड रेट पर सोना ले सकता था। ये एक तरह की गारंटी थी, समझिए। अच्छा, तो डॉलर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, उसके पीछे सोने का एक ठोस भरोसा था। और दुनिया इस पर सहमत हो गई। हाँ, उस समय के हालात को देखते हुए ये एक प्रैक्टिकल समाधान लगा। ज्यादातर देश सहमत हो गए और इस तरह ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, जिसे कहते हैं डॉलर युग की औपचारिक शुरुआत हुई। ये वाकई एक निर्णायक क्षण था जब एक देश की आर्थिक ताकत ने पूरी वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था की दिशा ही तय कर दी। ये व्यवस्था तो सुनने में काफी स्थिर लग रही है। डॉलर सोने से जुड़ा है, दुनिया व्यापार कर रही है। ये कब तक चली? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आई? ये व्यवस्था चली, हाँ, करीब 2.5 दशकों तक चली। लेकिन 1960 के दशक में इसमें कह सकते हैं दरारें पड़ने लगी। अच्छा, क्या हुआ ये कि दुनिया भर के बाजारों में, खासकर लंदन जैसे सेंटर्स में, सोने की कीमत अमेरिकी सरकार द्वारा तय $35 प्रति 28 ग्राम से ऊपर जाने लगी। मतलब बाजार में सोना आधिकारिक रेट से महंगा बिक रहा था। बिल्कुल। और जहां मुनाफा कमाने का मौका हो, लोग उसे छोड़ते कहाँ हैं, है ना? हाँ, वो तो है। तो जैसा कि विश्लेषण में सामने आता है, लोगों ने और यहां तक कि कुछ देशों ने भी अमेरिका से $35 में सोना खरीदना शुरू किया और उसे खुले बाजार में मान लीजिए $40 में बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इसको आर्बिट्राज कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका का सोना देश से बाहर जाने लगा, वो भी तेजी से। हाँ बिल्कुल, अमेरिकी स्वर्ण भंडार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्रांस जैसे देशों ने तो बड़ी मात्रा में डॉलर देकर सोना लेना शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए अपनी वो $35 वाली गारंटी निभाना मुश्किल होता जा रहा था। स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? क्या उन्होंने ये सोने का आउटफ्लो रोकने की कोशिश की?
कोशिश तो की, लेकिन अंत में 1971 में एक बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला कदम उठाया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा कर दी कि अमेरिका अब डॉलर को सोने में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्या मतलब वो $35 प्रति 28 ग्राम सोने का वादा, जो ब्रिटन वुड सिस्टम की नींव था, उसे एक तरफा खत्म कर दिया गया। इसे निक्सन शॉक भी कहा जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब डॉलर के पीछे से सोने का सहारा ही हटा लिया गया। तो क्या इससे डॉलर का दबदबा खत्म नहीं हो गया? लोगों ने फिर कागज के डॉलर पर भरोसा क्यों बनाए रखा होगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और कई लोगों ने उस वक्त यही सोचा था कि भाई अब डॉलर का अंत हो जाएगा। अगर ये सोने से समर्थित नहीं है तो इसकी क्या कीमत? हाँ। लेकिन यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जो अमेरिकी रणनीतिक सोच को दर्शाती है। जैसे ही सोने का सहारा हटा, समझिए एक नया अदृश्य सहारा तैयार किया गया। एक नया सहारा? आप किस सहारे की बात कर रहे हैं? तेल का सहारा। स्क्रिप्ट इस ओर इशारा करती है कि लगभग उसी समय जब डॉलर का सोने से नाता टूटा, मध्य पूर्व में विशाल तेल भंडार खोजे जा चुके थे और उनका महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, वो तो था। अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे जो प्रमुख तेल उत्पादक देश थे, उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया। कैसा समझौता? एक ऐसा समझौता जिसके तहत ये तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बिक्री केवल और केवल अमेरिकी डॉलर में ही होगी, किसी और मुद्रा में नहीं। अरे वाह! इसे ही पेट्रो डॉलर प्रणाली की शुरुआत माना जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर दुनिया के किसी भी देश को, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो या भारत, अगर उसे मध्य पूर्व से तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम। अचानक से डॉलर की जरूरत सिर्फ सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं रही, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ईंधन यानी तेल को खरीदने के लिए अनिवार्य हो गई। इस एक कदम ने डॉलर की वैश्विक मांग को जबरदस्त रूप से बढ़ा दिया, और वो भी ठीक उस समय जब उसका सोने से संबंध खत्म हुआ था। ये वाकई में बहुत चालाकी भरा कदम था। सोने का सहारा हटा तो अमेरिका ने डॉलर को दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक तेल से जोड़ दिया। ये एक तरह का नया अदृश्य सहारा बन गया, है ना? हाँ बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा था। इसने डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को दशकों तक सुरक्षित कर दिया। लेकिन कहानी में एक और परत है जो तकनीक से जुड़ी है। तकनीक? अच्छा। हाँ, तेल ने मांग तो पैदा कर दी, लेकिन उस मांग को पूरा करने और डॉलर को वैश्विक वित्तीय प्रणाली की, कह सकते हैं, नसों में दौड़ाने के लिए एक और तंत्र की जरूरत थी। आप शायद उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक ट्रांसफर को संभव बनाता है, स्विफ्ट। हाँ बिल्कुल, मैं स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया भर के हजारों बैंकों को जोड़ने वाला एक मैसेजिंग नेटवर्क है। ये सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की रीढ़ है, समझिए। लेकिन ये स्विफ्ट प्रणाली डॉलर के प्रभुत्व को कैसे मजबूत करती है? ये तो एक न्यूट्रल मैसेजिंग सिस्टम जैसा लगता है। ऊपरी तौर पे ऐसा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन विश्लेषण में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए भारत में किसी कंपनी को न्यूजीलैंड में किसी सप्लायर को भुगतान करना है। ठीक है। अब इन दोनों देशों का अमेरिका से सीधा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बहुत संभव है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ये पैसा पहले भारत के बैंक से अमेरिका में किसी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास जाएगा। अच्छा। हाँ, वहां डॉलर में बदलेगा अगर जरूरत हुई, और फिर वहां से न्यूजीलैंड के बैंक में पहुंचेगा। अरे, तो मतलब लेन देन सीधा नहीं होता, भले ही अमेरिका सीधे तौर पर शामिल ना हो। ये तो काफी पेचीदा है। बिल्कुल। स्विफ्ट प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के जो नियम हैं, वो इस तरह से विकसित हुए हैं कि अमेरिकी बैंक और डॉलर अक्सर बीच में आ ही जाते हैं। ये डॉलर पर एक तरह की, कह सकते हैं, संरचनात्मक निर्भरता पैदा करता है, भले ही लोग इसे रोजमर्रा में महसूस न करें। यह दिखाता है कि कैसे तकनीकी बुनियादी ढांचा भी अनजाने में भू राजनीतिक शक्ति का एक उपकरण बन सकता है। इसे डिजिटल जंजीरें कहना शायद गलत ना हो। तो हमने देखा कि कैसे सोना, फिर तेल और उसके बाद स्विफ्ट जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं ने मिलकर डॉलर के साम्राज्य को दशकों तक कायम रखा। लेकिन क्या आज भी ये उतना ही मजबूत है? क्या इसे कोई चुनौती नहीं मिल रही? आजकल तो बहुत कुछ बदल रहा है। चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, जाहिर है, और आज के डिजिटल युग में नई तरह की चुनौतियां उभर रही हैं। स्रोत विशेष रूप से भारत के यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उल्लेख करते हैं। यूपीआई? लेकिन वो तो ज्यादातर घरेलू भुगतान के लिए इस्तेमाल होता है।
ये स्विफ्ट जैसी वैश्विक प्रणाली के लिए चुनौती कैसे बन सकता है? हाँ, अभी ये मुख्य रूप से घरेलू है, अब सही कह रही हैं। लेकिन इसकी जो क्षमता है और जो महत्वाकांक्षा है वो वैश्विक है। यूपीआई की खासियत क्या है? इसकी तत्काल भुगतान क्षमता और बहुत कम लागत। हाँ, वो तो है, बहुत तेज है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक डिजिटल तकनीक पारंपरिक बैंकिंग मध्यस्थों को, मतलब बिचौलियों को, बाईपास कर सकती है। स्क्रिप्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत अब यूपीआई को दूसरे देशों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस। हाँ, सुना है मैंने। तो कोशिश ये है कि सीमा पार भुगतान भी तेज, सस्ते और सीधे हो सकें, बिना किसी लंबे चौड़े सिस्टम के। अगर ऐसा होता है तो ये तो स्विफ्ट और जो पूरी डॉलर केंद्रित प्रणाली है उसके लिए सीधी चुनौती होगी। निश्चित रूप से ये वित्तीय स्वतंत्रता, या जिसे स्रोत डिजिटल संप्रभुता कह रहे हैं, उसकी ओर एक कदम है। डिजिटल संप्रभुता, इंटरेस्टिंग टर्म है। हाँ, इसका मतलब है अपनी भुगतान प्रणाली और अपनी मुद्रा पर अधिक नियंत्रण रखना, बिना किसी बाहरी मध्यस्थ या किसी एक खास मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर हुए। अगर भारत और दूसरे देश ऐसी प्रणालियों को सफलतापूर्वक वैश्विक बनाते हैं तो ये निश्चित रूप से डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि डॉलर की कहानी सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं है, ये शक्ति, रणनीति और समय के साथ बदलते संतुलन की कहानी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन दस्तावेजों से एक महत्वपूर्ण सबक यही मिलता है कि अमेरिका ने अपने डॉलर के प्रभुत्व को केवल सैन्य ताकत के दम पर नहीं बनाए रखा, बल्कि लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य में चतुराई भरी रणनीतियों, गठबंधनों और तकनीकी बढ़त के जरिए बनाए रखा है। स्रोत इसे कूटनीति में लिपटी हुई आर्थिक युद्ध नीति का एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। आर्थिक युद्ध नीति जो कूटनीति में लिपटी हो ये गहरा है। हाँ, मतलब शक्ति का प्रदर्शन हमेशा तोपों और टैंकों से नहीं होता। आर्थिक शक्ति भी एक बड़ा हथियार हो सकती है। तो क्या भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसमें कोई सीख है? हाँ, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि सच्ची राष्ट्रीय शक्ति शायद सिर्फ सैन्य ताकत में नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता में निहित है। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता, हाँ, अपनी मुद्रा, अपनी भुगतान प्रणालियां, अपनी प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण रखना, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और ये वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खड़े होने की क्षमता देता है। यूपीआई जैसी पहल को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि ये आर्थिक संप्रभुता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, डॉलर का वैश्विक शिखर पर पहुंचना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वो खास स्थिति थी, सोने का शुरुआती सहारा था। हाँ, फिर तेल के साथ वो रणनीतिक गठजोड़ आया, और फिर स्विफ्ट जैसे तकनीकी तंत्र का जाल। बिल्कुल, ये बुद्धिमत्ता, अवसर का फायदा उठाने और रणनीतिक धैर्य का एक लंबा खेल रहा है, कह सकते हैं। हर बार जब एक आधार कमजोर पड़ा तो एक नया आधार तैयार कर लिया गया। लेकिन भविष्य, जैसा कि स्रोत भी संकेत करते हैं और हम भी बात कर रहे हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। डिजिटल तकनीकें जैसे भारत का यूपीआई या दूसरे देशों की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं सीबीडीसीज आ रही हैं, ये इस खेल के नियम बदल सकती हैं। श्रोता यहां तक कहते हैं कि कौन जाने भविष्य की कहानी शायद डॉलर के बजाय रुपए या किसी और डिजिटल मुद्रा में लिखी जाए। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये नई प्रणालियां वैश्विक स्तर पर डॉलर केंद्रित व्यवस्था को वाकई कोई सार्थक चुनौती दे पाती हैं या नहीं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। विश्लेषण एक बहुत ही मार्के की बात कहता है, शायद 21वीं सदी में असली महाशक्ति बनने का मतलब केवल अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा स्थापित करना नहीं है। हाँ, बल्कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करना है। जी, ये एक गहरा फर्क है। प्रभुत्व बनाए रखने के लिए लगातार नियंत्रण और बाहरी दुनिया पर अपनी इच्छा थोपने की जरूरत होती है, जो अक्सर अस्थिरता पैदा कर सकता है। सही। जबकि लचीलापन वो आंतरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और बदलते हालात के अनुसार ढल जाने की क्षमता पर केंद्रित होता है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति QR कोड स्कैन करके तुरंत भुगतान करे तो शायद ये याद रखना उपयोगी हो कि ये सिर्फ सुविधा नहीं है। हाँ, ये एक नई तरह की शक्ति का भी प्रतीक हो सकता है। एक ऐसी शक्ति जो सोने के भंडार या तेल के बैरल पर नहीं टिकी है, हाँ, बल्कि कोड की पंक्तियों, आपसी विश्वास और निरंतर नवाचार, इनोवेशन पर आधारित है। आधुनिक दुनिया में पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, ये शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। इसलिए अपने आसपास की दुनिया, खासकर आर्थिक और तकनीकी बदलावों के प्रति जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जानने और समझने की जिज्ञासा बनाए रखें।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।